आज की ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। जैसा कि इस समय लॉकडाउन के दौर में जो परिस्थितियां हैं, चूँकि आपको डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से क्लासेस करवाना अभी संभव नहीं है, इस वजह से जो है एससीईआरटी ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करी है। तो उसी कड़ी में आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो सिलेबस है आप लोगों का, तो उस सिलेबस में जो राष्ट्रीय कृषि नीति के संबंध में जो चर्चा की गई है, तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। तो आप लोग जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि कोई भी क्षेत्र हो और अगर हमें विकास करना है तो एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और रणनीति ऐसी सटीक होना चाहिए कि उसका कार्यान्वयन इतना अच्छा और उचित होना चाहिए जिससे कि उसका अच्छा रिजल्ट सामने आए। जैसा कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों ने बनाई और लागू करी, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। और आज के समय में जिस तरीके से भारत ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी है, विकास किया है कृषि क्षेत्र में, तो वो हमें लगता है कि उसी की अगली कड़ी में ये राष्ट्रीय कृषि नीति जो है लागू की गई है। अभी तक जो है भारत में 3 राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की जा चुकी हैं। उनमें एक 1992 में लागू की गई थी, उसके बाद दूसरी 2000 में, उसके बाद नेक्स्ट 2007 में जो है लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि नीति। तो उसी कृषि नीति के संबंध में जैसा कि स्वतंत्र भारत की अब तक की 3 कृषि नीतियाँ सामने आ चुकी हैं, जैसा भी मैंने बताया आप लोगों को। तो इस नीति में जो 2000 में प्रस्तुत की गई थी, उस नीति में स्वामीनाथन आयोग की जो अधिकांश संस्तुतियाँ थी उनको शामिल कर लिया गया था। तो कृषि नीति के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके संबंध में आपको जो है जानने की ज़रूरत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि भारत में आबादी का लगभग 54% से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी आय का स्रोत जो है कृषि ही है। तो इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार ने अभी हाल में ये भी कहा था कि 2022 तक भारत में जो किसान हैं उनकी जो आय है वो दुगनी की जाने की जो है बात करी गई है। तो दुगनी कैसे की जा सकती है, उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रणनीति बनेगी, तो उस रणनीति का लाभ जो है समान रूप से किसानों को मिलेगा। तो उसी के तहत उसमें महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। उसमें कृषकों को निवल आय में पर्याप्त वृद्धि कह सकते हैं, और समर्थक सेवाओं का विकास, चाहे बीज हो, सिंचाई हो, उर्वरक हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो हमें बेसिक नीड्स किसान के लिए किस तरह की ज़रूरत होती है। आसानी से प्रमाणित बीज उपलब्ध हो जाए, सिंचाई की सुविधा अच्छी हो, और कम से कम पैसे में उर्वरक या फर्टिलाइज़र की उपलब्धता आसानी से हो। तो फसल, कृषि, पशु, मछली, जंगल के संगल में, जैसा कि जैव सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण को हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास का जो एक सिद्धांत है उसको ज़मीनी स्तर पर लागू भी करना है। तो आने वाले समय में किसानों हो, चाहे इसके अलावा उनसे जुड़े हुए अन्य लोग हों, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें से फसल या कृषि, पशु, मछली, जंगल, तो जो प्राकृतिक अवस्था में जिस तरीके से हैं आज के समय में, तो वही स्थिति सामान्य रूप से बनी रहे, जिससे कि आने वाले समय में लोग उसका लाभ जो है समान रूप से उठा सकें। इसके अलावा पोषणीय ग्रामीण आजीविका पर ध्यान देना है। तो पोषणीय ग्रामीण विकास आजीविका का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे, महिलाएं खासकर उस पर ध्यान देना, जिससे अक्सर कर हम ये चीज़ देखते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में ही पाए जाते हैं। तो उनके लिए हमें कुछ अतिरिक्त ऐसे उपाय करने जिससे कि जो है उनका कुपोषण दूर किया जा सके और स्वस्थ भारत, मजबूत भारत बनाया जा सके। इसके अलावा कृषकों की सामाजिक सुरक्षा विकसित करना, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि समावेशी विकास के तहत सामाजिक एक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत जैसे कर रहे हैं, तृणमूल स्तर पर माइक्रो क्रेडिट है, या फिर कह सकते हैं जनधन खाते खोले गए हैं, जिससे कि आर्थिक रूप से वो विकसित मजबूत हो सकें और विषम परिस्थितियों में उनके लिए या उनके पास में धन की व्यवस्था जो है बनी रहे। तो इसी कड़ी में आगे जो है ग्रामीण परिवारों के लिए गैर कृषि रोजगार पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्ड प्रणाली प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो ताकि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्रदान किए जा सकें। इसके साथ कृषि के विकास के लिए कृषि को राज्य सूची से संबंधित सूची में शामिल करने की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी
कि राष्ट्रीय कृषि नीति जो 2007 बनाई गई है, तो उसमें जो है, जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ बड़ी संख्या में समृद्ध किसान भी हैं। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें गंगानगर, श्री गंगानगर क्षेत्र आता है, तो इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर विकास भी हुआ है। लेकिन भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और सौराष्ट्र क्षेत्र है, या दक्षिणी राजस्थान कह सकते हैं, या पूर्वी मध्य प्रदेश कहा जा सकता है। तो उन क्षेत्रों में हमें इस राष्ट्रीय कृषि नीति है 2007, उसको हमें किस तरीके से उसके जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने, सरकार ने जो व्यवस्थाएं करी हैं, उन व्यवस्थाओं का कैसे लाभ जो है उनको दिलाया जा सके। तो कह सकते हैं कि कोई भी नीति तभी अधिक से अधिक लाभ दे सकती है जब उसका ज़मीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस नीति का आने वाले समय में लोगों को और लाभ मिलेगा, और जिससे कि भारत सरकार की जो योजना है, या कह सकते हैं कि जो आम किसान हैं उनकी आय को जो दोगुना करने की जो बात की गई है 2022 तक, तो उसमें उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है।